बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज जो पहली बात तो हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। अमूमन हम इस क्रिकेट खेल को हम छोड़ चुके थे। हमने ये कहा फ़ैसला किया था कि इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे, इसलिए कि इसने सारी कौम को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया, क्रिकेट फोबिया जिसे कहते हैं। लेकिन जब अब ये 3 दफ़ा ये लोग जीत गए हैं, हैट ट्रिक हो गई है कि इन्होंने इंडिया को हराया, जो कि बड़ी कामयाबी थी। इंडिया में आज तक भी वो और उसकी आज तक भी उसको हमको नहीं भूले हैं, और अब भी उसकी सज़ा जो है मुसलमान वहाँ भुगत रहे हैं, और वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदों को और वहाँ पर लोगों को जो है मारा जा रहा है। मुबारकबाद देता हूँ कौमी क्रिकेट टीम को कि जिसने ये पहली मरतबा अपने आप को पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। और इसमें फिर मुझे दो मसले खड़े हो गए हैं। एक तो ये एक मसला तो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि ये जो हमारा कैप्टन है बाबर बाबर आजम जो आजम है, जी। वो बहुत यानी कमज़ोर पड़ गया है। तो मुझे महसूस होता है कि एक तो ये वजह महसूस हो रही है कि वो अपने आप को रन बनाने के लिए कोहली से आगे जाना चाहता था, वो चला गया, तो वो उसकी मुबारकबाद। लेकिन वो उस पर एक और भी बात हो सकती है कि जब कभी भी ये आपके ऊपर ये जब कभी ये दौर आए, आपके ऊपर ये थकन का एहसास हो, तो आपको जो है सूरह फलक और सूरह नास नास पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू जो है जादू करते हैं आपके ऊपर। तो आपको विरध करना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ कि कोई भी उन तक पहुँचाएँ हमारे मैंने क्रिकेटर्स पर, कि वो सूरह फलक और सूरह नास जो है, दोनों सूरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उनकी सुन्नत में आप भी पढ़ा करें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आसिफ अली ने दोनों मैचों के अंदर जिस बहादुरी से खेल का मुजाहरा किया, उनके बाद भी में जादू अब हो सकता है, तो वो भी ये सूरह फलक और सूरह नाज पढ़ें। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि दोनों मैचों को जिताने की का जो जो फैसला कुन किरदार अदा किया है आसिफ अली ने किया है, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और उनको जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि वो सूरह फलक और सूरह नास का जो है विर्द जो है बाकायदा करते रहा करें। दूसरी बात, अब आगे आगे जाएँ हम महंगाई के ऊपर। तो हुकूमत ने कि जो अगर आप इस वक्त देखें कि महंगाई जो है उसका बड़े ज़ोर पर है, और हुकूमत ने अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया है। लेकिन जो इस वक्त टीएलपी का जो मुजाहरा चल रहा है, अगरचे आप देखें तो टीएलपी को इन्होंने तो कलदम तहरीक करार दिया है, लेकिन उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने उसे कलदम नहीं किया अभी तक। तो इसी तरह से वो टीएलपी मौजूद है। तो उनको आप उनके साथ में जो हमने गुजारिश की थी कल जो की थी, तो अब वो ख़ुद भी, क्योंकि हमारे उलमा कराम काफ़ी समझदार हैं, अपने पहले ज़माने के कोई उलमा कराम नहीं रहे वो, कि वो बैठे रहें खामोशी के साथ में। वो मुतारिक हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और बड़े बड़े आलिम दीन जो हैं वो जाकर इमरान खान से मिले हैं, और इसके बाद में वो, लेकिन इसका फ़ायदा हुकूमत को ये हुआ है कि इसको हवा देकर जो जो महंगाई का जो रुख था वो इस टीएलपी के मुजाहरे की तरफ मोड़ दिया है, और लोग जो है उससे मीडिया भी उस तरफ मुतवज्जो है टीएलपी के मुजाहरे की तरफ, उनके लॉन्ग मार्च की तरफ, और जो है महंगाई का जो तूफ़ान है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये जब सियासत के जो खेल होते हैं ये बड़ा बेरहम खेल है। इसके अंदर जो है वो ऐसा ही खेल खेला जाते हैं। तो आपको ये बात छोड़कर हम टीएलपी से भी ये कहेंगे कि जो भी मौका मिले पहली फुर्सत में इसको मुजाहरे को ख़त्म कर दें, और असल मौजू पे आ जाएँ कि जो महंगाई का जो है वो उस पर आप आकर उनसे कहें कि साहब पैकेज दें। और अपने मुमकिन है कि आप अपने ये अपने जो जो मामलात किए हैं इसमें भी एक शर्त ये रख दें कि आप हुकूमत हमें महंगाई के बदले में जो पैकेज दें उसको महंगाई को कम करने के लिए वो पैकेज हमें दें, आवाम को दें, हमें नहीं दें, आवाम को दें। तो हमारी शर्त ये भी है। तो ये अच्छा होगा। उलमा कराम से हम कहते हैं कि इस चीज़ को मंदराम पे ले आएँ। तो जो उलमा कराम जो कोशिशें कर रहे हैं उनको हम सराहते हैं। और इसमें जो अहम बात है वो यही है कि ये मामला को ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च का, और इतने बड़े मैंने अगर खुदा न खास्ता बड़े कत्ल आम हो गया तो एक बड़ा दुनिया की खबरें बनेंगी, और दुनिया में सारी दुनिया के अखबार, सारी दुनिया के जो बीबीसी है उसको हवा दे रहा है और फैला रहा है उसको तमाम, और ये हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों लोग जो हैं तदब्बुर का फ़ैसला करें। उनका तो मेरे ख्याल में एजेंडा होगा कि इसको ये हम दबाएं और दुनिया की नज़र में हम ये अपने आप करें, लेकिन वो आपको वीक करना चाहते हैं, आपकी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं।
जो बाहर के ममालिक हैं, तो आपको इमरान खान साहब आपको भी अकल के नाखून लेने चाहिए। और ये जो जो कल हमने मुतालबा किया हम उसको दोहराते हैं, फवाद है उसको फवाद चौधरी और अली जैदी दोनों को बर्खास्त कर देना चाहिए, बल्कि इनके पर मुकदमा बनाना चाहिए कि इन्होंने जिस तरह से अली जैदी पे तो ख़ुसूसन, क्योंकि उसकी वीडियो हमने सुन ली, उन्हें मुगलज़ात जो बकी हैं वो नाकाबिल बयान हैं और वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और इस ऐसे आदमी को जो इतना कमज़र्फ़ और इतना 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 मुगलज़ात बकने वाला आदमी हो, वो वज़ीर बनने का अहल नहीं है। पाकिस्तान की तौहीन है और हम उस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कभी भी हम नहीं भूलेंगे कि इसने किस किस्म की बदतमीज़ी की है। और वीडियो क्लिप हमने उस तरह से महफूज कर दी है कि किसी तरह से भी उसको निकाली नहीं जा सकती है। तो वो अगर अगर हमें बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने, तो हम उनके सामने पेश कर देंगे और ये इनको 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 निकालना ही पड़ेगा अली जैदी को। जी, शेख रशीद साहब भी कुछ कम नहीं है, भाई उनके शेख भी रशीद के साथ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नहीं, झूठ बोलते हैं, नहीं, यानी पहले आगे वो कहा उन्होंने। देखिए, झूठ बोलने वाली बात तो फिर वो तो एक आम आवाम के सामने है, लेकिन जिस तरह के मुगलज़ात इसने बकी है वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी के। सदाकत और अमानत के म्यार पे नहीं, सदाकत अमानत की बात नहीं है, वो जो एक उससे भी बढ़कर महज़्ज़ब होने का जो मयार है, अली जैदी ने तो हद ही पार कर दी, हद पार कर दी है। नहीं, जिस अंदाज की बदतमीज़ी उस आदमी ने की है, जी मैंने किसी आदमी को ऐसे नहीं देखा। जी मेरे साहब, इसमें जो अहम उलमा इकराम है, कुछ बहुत अहम लोग हैं, उनका नाम बताएंगे अभी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, जी देखिए, जो उलमा इकराम मिले हैं, मैंने 31 उलमा का वफद मिला है वज़ीर आज़म से, जिसमें जो बड़े अहम लोग हैं उनमें हामिद सईद काज़मी साहब हैं। सईद काज़मी साहब को मैंने खुद सुना है, बड़े आलिम थे, मुल्तान के रहने वाले हैं। और इनके बाद में हमारे दोस्त जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अबुल खैर ज़ुबैर साहब हैं, फिर हाफिज़ साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब हैं, फिर जनाब मोहतरम पीर सियालवी निज़ाम सियालवी साहब हैं, जनाब मोहतरम पीर ख्वाजा ग़ुलाम कुतुब फरीद साहब हैं, फिर पीर खालिद सुल्तान बाहू साहब हैं और सरवर एजाज कादिर साहब हैं। और इसके अलावा फिर ये तय हुआ कि जो 12 रुकनी कमेटी बना दी जाए दोनों तरफ से, और फिर ये मिलकर ये मामलात को तय करें। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको बताया कि साहब मैं रहमतुल आलमीन कमेटी बना रहा हूँ, अथॉरिटी बना रहा हूँ, और ये मैं ज़रा अब जो सूरत हाल बनी है, ये 12 रुकनी कमेटी जो है कलदम तहरीक से TPL से बात करेगी। तमाम उलमा इकराम उनकी बड़ी शख्सियात उलमा पुरअमन ताउन का ऐलान किया। अब ये देखा जाए तो अगर ये देखें तो तमाम रस्ते जो रावलपिंडी समेत तमाम कई शहरों के मुंतक़ल हो गए। पंजाब एक किस्म का मुंजमद है, इस वक्त जामिद हो गया है, जो कि मेरे ख्याल में दुश्मन का एजेंडा है। उसको अब हम दोनों को मिलकर ये पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और TLP को भी। जी, जो हमारे दोस्त हैं हम तो उनके बहुत ज़्यादा पसंद, यानी आप यकीन मान लें, सच TV एक वाहिद TV ऐसा है, जिस वक्त ये फैज़ाबाद का धरना दे रहे थे तो हमने उस वक्त इनका इंटरव्यू किया। जो कोई भी जब वो इनके जो बड़े साहब थे, हम इनके साथ रिजवी साहब के वालिद मोहतरम जी खादिम हुसैन रिजवी साहब जब भी शिकायत करते थे TV वालों से, तो हम कहते थे कि आओ हमारे मुकाबले के अंदर कोई है ऐसा आदमी, कोई है इतनी जरूरत वाला आदमी। जिस वक्त आप मुजाहरा कर रहे थे फैज़ाबाद में, तो हम आपके आदमियों को इंटरव्यू फैज़ाबाद से इंटरव्यू ले रहे थे और उस वक्त आपकी हिमायत कर रहे थे हम। उसके बाद में क्या आप इसके अलावा चाहते हैं? तो वो खैर हम पे तो कभी वो गुस्सा नहीं हुए, लेकिन वो अब्दुल मालिक ने उनसे बदतमीज़ी की थी जी, तो उसको उन्होंने डांटा था बहुत बुरी तरह से। लेकिन इस दफ़ा तो पैमरा ने पाबंदी लगा दी मीडिया पे। नहीं, हमें कोई ज़रूरत पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, कोई हम ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं जो पाबंदी की बात हो। हम तो अपनी कौम की बात कर रहे हैं। पैमरा क्या हमारे पे पाबंदी लगाएगा इस बात पर? नहीं भाई, वो जो पैमरा जो जितनी बात नहीं जानता, जितनी बात हम जानते हैं, हम उनके वजीर रहे, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, वो हमें क्या समझाएंगे। और पाकिस्तान कौम का मफाद कहाँ है वो हमें मालूम है, आपको नहीं मालूम है। आप तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम नहीं है होने के बावजूद हमें मालूम है कि हमारी हद कहाँ ख़त्म होती है जी। हम अपनी हद से आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए कि हमें अपना मुल्क अजीज़ है, हमारी कौम अजीज़ है, हमारे यहाँ का अमन अजीज़ है। हम उससे ज़्यादा हम जो बात करेंगे वो वही करेंगे जो आप हमें हमारे नक्श कदम पे चलेंगे। आपको तो वो आता भी नहीं है, वो तमीज़ भी नहीं आती, वो अदब भी नहीं आते हैं जो आप पैमरा को जो हमें आते हैं जी। आपको हमारे नक्श कदम पे चलना चाहिए। पहले से ही मईशत बुरी हालत में, फिर ये इस किस्म के एहतजाज तो मज़ीद परेशानी बढ़ती है। अब इसमें मसला ये है कि अगर एक ख़तरा तो ये था ना कि अगर सियासत का अगर खेल आप जानते हो, तो सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले ये खेल शुरू किया था जी, कि तवज्जो हटाओ के लिए वो एक मसले को वो उठाते थे और उस मसले को उसको फिर दबा देते थे, फिर दूसरा मसला उठाते थे और उसको दबा देते थे।
उन्होंने आपको किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी को भी किस तरह खूबसूरती के साथ में लोगों के जज्बात को ठंडे किया। जी तो वो जज्बात इतने ख़तरनाक थे कि आपको अंदाज़ा, आप ये देखिए कि हम जैसा हम तो उस वक्त मासूम थे। मासूम इस लिहाज से थे कि उम्र तो हमारी मासूमियत की नहीं थी, लेकिन ये कि मासूम इस लिहाज से थे कि हमें सियासत के रमूज़ नहीं आते थे। हम तो रोए हैं, हमारे घर में 3 दिन खाना नहीं पका है। जी तो आप इसका, हमारी वालदा रोते रोते बुरा हाल हो गया उसका बेचारी का। यानी आप देखिए हाशमी, मैंने नस्ल, मैंने असल दर नस्ल में हाशमी, रोते रोते उसका ये हाल था कि वो वो खाना नहीं पकता था, और ये हमारे घर का बुरा हाल था। क्योंकि मुल्क से मोहब्बत का ये इंतहा आलम पे था। है। जी जी। तो अब जो मैंने अब जिक्र ये किया है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान बना है, उसको ये यहाँ के जो अंसार हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, जानते ही नहीं हैं कि किस तरह की कुर्बानी जी देकर, ये पंजाब के जो महाजिर हैं उनसे पूछो कि किस तरह कुर्बानी देके वो लोग आए हैं। जी होशियारपुर की अकेली कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जी फिर आप इस पंजाब के हर इलाके की बात आप कर लें, उनकी कुर्बानी इतनी ज़्यादा है कि आप यानी बयान में नहीं आ सकती हैं कि वो लिखेंगे। हर एक एक वाक़या खून में लिखा हुआ वाक़या है, जिसको ये लोग हमारे सिंधी भाई समझते नहीं हैं कि तुम्हें तो आज़ादी मुफ्त में मिल गई अब है। तो ऐसे लोग मुसल्लत है जिनका आधा जो है मुल्क से बाहर होता नहीं, है मुल्क और बाहर आधा नहीं, मुल्क में ये होता है। है ही नहीं, हमारी ये कौम की नहीं है, ये कायदे आज़म के फॉलोअर नहीं है। एक 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 स्याह दौर है जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। जी ये दौर जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन फिर पाकिस्तान सही मानों में बन जाएगा। जी इस बिल्कुल दौर ठीक, को हमें ख़त्म करना है, बिल्कुल याद ठीक। दिला दिला के। जी, जी अब IMF के पैकेज की जो बात हो रही है, जी IMF आपको हर तरह से तंग कर रहा है। आपने 2 रुपए आपको ये जो वाक़यात हैं इनको भी हवा दे रहा है, जो आपको ये 5th जनरेशन वार है वो लड़ रहा है आपके ख़िलाफ़, और आपको मरोड़ रहा है, जितना भी निचोड़ सकता है आपको, जब मैंने तो निचोड़ा जा वजह रहा है। निचोड़ने की वजह यह है कि आप उससे माल क्यों लेकर आए, आप उसका कर्ज नहीं ले, भाई देखिए, आप पाकिस्तानियों से ले। आपकी बात नहीं, ये आपका किस्सा 10 साल 15 सालों का किस्सा है। आप देखिए, अगर ये बात सबको मालूम है कि ये जो बेईमान आदमी था डार, वो आदमी क्या करता था कि आपने लिया 100 रुपये, जी अब 100 रुपये देने का वक्त आ गया आपके 1 साल बाद में, आपने उसको रीशेड्यूल करा दिया। जी फिर आया दूसरे साल, उसको रीशेड्यूल करा दिया। इस तरह से 10 साल तक आप रीशेड्यूल करा दें। अगर जब जरदारी का दौर आया था तो वो जरदारी नहीं चाहता तो वो IMF से कर्जा नहीं लेता, उसने 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 फिर कर्जा लिया, उसको रीशेड्यूल करा दिया। वो सारा मलबा तो इसके ऊपर आके पड़ गया, इमरान पर। मेरे साहब ये भी देखें इतने आप देखो, फिर जब आपको मैं एक बात को समझा रहा हूँ, उसको समझो बात। बिल्कुल फिर वही आगे तुम्हारी टांग अटती। मैं समझ गया। अब सवाल यही, जो 100 रुपये थे वो 1100 रुपये हो गए। अब वो देना तो आपको है, अब आप वो पूछ रहे हैं कि अब आप पैसे दो हमें। आपने ये ज़मीन गिरवे कराई, आपने ये पेट्रोल पंप गिरवे कराई, आपने हाईवे गिरवे कराई, ये आपने एयरपोर्ट गिरवे करवाया, सब हमें दो। मेरे साहब वो लोग अब पैसा वो लाए क्या ना। कह रहे हैं? जी अब वो कह रहे हैं कि आपका फौजी बजट हमें दे दो, फौजी बजट भी हमें आप इसमें डाल दो, इसमें आपके स्टेट बैंक के इनके जो गवर्नर है, इनका एजेंट जो बैठा हुआ है स्टेट बैंक का गवर्नर, उसके अंडर कर दो। फौजी बजट हम कैसे तुम्हारे अंडर में कर दें? अब ये झगड़ा चल रहा है जी इस बात पे, वो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे उसको। मेरे साहब ये एजेंट आगे बैठा है। प्लीज आप देखिए, आपकी बातें आप कच बहसी आप मुझसे इस बात नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एजेंट आगे बैठा है स्टेट बैंक में, कैसे बैठा है? वो ठीक है, हमने उसके रास्ते निकाल लिए। अब ये इतनी बेवकूफ़ कौम हम नहीं है जितने, अगर वो IMF वाले समझते हो तो समझें बात को। जी लेकिन अब ये कि बैठा हुआ है जो भी भाग, इसका भी बुरा हाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नस्ल दर नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ये हमारा मुसलमान है तो ये बन जाए मुसलमान, और ये हुसैन की औलाद है तो उस पर चले, बिल्कुल सच्चाई पे चले, बिल्कुल। नहीं तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये मैं भूल जाएगी ये बाद में कोई सैयद है। तो दूसरी बात ये है कि अब पेट्रोल की जो कीमत है, आप बताइए 15,000 रुपये आदमी जो कमाता है हमारे यहाँ पर TV चैनल के अंदर, उसके बाद भी मोटरसाइकिल है, वो कहाँ से देगा पैसे रोज़ाना? जो है 150 रुपये का, अब जो 100 रुपये का पेट्रोल मिलता था वो अब 150 का हो गया, वो कहाँ से देगा रोज़ाना? जी क्योंकि तनख्वाह तो सारी उस पर चली गई, बेचारे गरीब की कहाँ से करेगा वो? इस बात को कौन समझेगा? नहीं समझेगा नहीं ये, भाई उनको दें आप, नहीं कौन नहीं समझेगा? आप उनको दें, वज़ीर आज़म या को फिर कोई रास्ता बताएं। वज़ीर आप एक नहीं देखो, जी आसान काम है, जी बेहतरीन काम ये है कि एक आप ऐसी साइकिल बना के दें जिसमें जो पावर साइकिल हो, जी जो पावर के पैडल उसका पावर हो, छोटी मोटर लगी होती है, बहुत मोटर भी नहीं लगी हो, बस जी मोटर वो ऐसी लगी हो जो कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, वो बना के दे। नहीं बनाए, नहीं ईजाद करें, और मोटरसाइकिल को खड्डे में डालें, और वो उस स्पीड से नहीं तो आधी स्पीड से आएँ, लेकिन उसमें 1 पैसे का पेट्रोल खर्च ना हो।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? साइकिल, आपके पास इतने दिमाग बैठे हुए हैं, एक सिर्फ साइकिल ईजाद करो, जो साइकिल पावर साइकिल, जब जैसे पावर स्टीयरिंग होता है, ऐसे पावर स्टीयरिंग की गाड़ियाँ मौजूद हैं, साइकिलें मौजूद हैं, जिसमें आपको आपको एक पाई का पेट्रोल नहीं लगेगा। वो पावर स्टीयरिंग होगा, वो मोटर जो चल रही होगी वो इलेक्ट्रिक से मोटर लगेगी, उसमें बैटरी लगेगी, वो लगेगी और चलती पावर में आप आ रहे हैं इस वक्त 100 की स्पीड से, उसमें जो आपके रोज़ाना जो मरते हैं लोग, वो बच जाएंगे। और आप अगर चीन जाएं तो आधा, आप देख लीजिए जितनी बड़ी सड़क हमारी शारा फैसल है, अगर शारा फैसल के दोनों हिस्से को आप ले लें जी, तो इतनी बड़ी सड़क चीन में होती है, मैंने बीजिंग में मैंने देखी है। तो जो एक तरफ की जो सड़क है उस पर सिर्फ साइकिलें चलती हैं, और साइकिल टू बम्पर चलती हैं। तो उनके पास तो नॉर्मल साइकिलें हैं, हम कह रहे हैं कि उनको पावर साइकिल बना दो, क्योंकि हमारा शहर बड़ा है जी, तो उनको पावर साइकिलें दे दें। उनका पैडल जो है वो पैडल से वो मोटर जनरेट करे और वो चलते जाएं अपने, और उसमें पेट्रोल का एक पाई खरीदा हो बस। मेरे साहब ये सब वो सोचें जिनका कोई नहीं, विजन एक हो, मिनट का जिनका काम कोई विजन हो। नहीं, विजन की यहाँ बात तो है, आगे आप ये टास्क दे दें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, वो बना के दे देंगे आपको। यहाँ तो वजीर आगे कहता है नवाले कम खाएं, चीनी कम डालें। भाई ये तो देखिए और ना, जो उसका फिर बदतमीज क्या? आदमी आप अली जैदी जैसा आदमी बैठा हो, मेरे साहब बहुत सारे वो हैं। मैं अली अमीन आपसे गड्ढापुर, यकीन दिलाता हूँ जैन साहब, एक वक्त ये आने वाला है कि ये कटेरे में खड़े होंगे और इनके जूते पड़ रहे होंगे, यकीन मान लें। मैं आपको ये यकीन इंशाल्लाह से कह रहा हूँ कि जैसे सूरज कल मशरिक से निकलेगा, इनका ये हाल होगा। अवाम की भी राय ये जो और इमरान ख्वाहिश के यही जितने है। भी साथी हैं जी, इल्ला इमरान, मैं इमरान को इसलिए बख्शता हूँ कि इमरान जो बातें कर रहा है, अगर वो खैर से कर रहा है, रहमतुल्लाह अलैह ने हथाड़ी बना रहा है, अगर वो कर रहा है तो फिर अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा। लेकिन अगर जो इसके साथी हैं इनको सज़ा देगा, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और सज़ा देने की भी हाथ मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का एक अजीब व गरीब निज़ाम है कि वो दिलाएगा सबसे जो कमज़ोर आदमी होगा हम जैसा, उससे दिलाएगा इनको सज़ा। बिल्कुल ठीक है। अवाम भी मुंतज़िर है इसके। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, फिर अगले मौजू पे आ जाएंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, तालिबान ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है कि भाई आप हमें मदद की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अभी बड़े वो गैरतमंद लोग हैं और असासे हमारे बहाल करते हैं, हमारे वापस पैसे देते हैं। एक वो भी तो हुक्मरान है, देखें अभी जुमा 8 दिन हुआ है, कैसी बातें कर रहे हैं। एक हमारे हुक्मरान है। नहीं देखिए, वो मुसलमान है, अल्लाह पे उनको एतबार है। अमेरिका ने दावा किया है कि हमें फ़ज़ाई हदूद की इस्तेमाल की इजाज़त है। जवाबन ये आया जी कि पाकिस्तान से मायदा है मगर हमले की इजाज़त नहीं है। जी, आप फ़ज़ाई ले जाएं, आप आइए, सामान ले जाइए, आप जाइए, लेकिन छोड़िए। आप हमला नहीं कर सकते हमारे साथ। बिल्कुल। और फिर दो बात ये है, हमें एक बात का हमेशा ये, अभी तक किसी एंकर पर्सन ने, किसी कालम निगार ने इस बात को नहीं बताया सिवाय हमारे कि इनके दरमियान में खुफिया माहदा है जिसको हमें मालूम नहीं है। अगर हमारी हुकूमत को मालूम है तो वो कम से कम इसको मंजर आम पे ले आएँ, किसी तरीके से हमें बता दें या किसी और को बता दें, जो आपका जो प्यारा साथी है जो उसको बता दें। तो कम से कम वो मंजर आम पे तो आना चाहिए ना कि अमेरिका के उनके दरमियान में, यानी ये नहीं हो सकता था कि वो आदमी जिसका नाम जो है वो जो उनका सदर था वो अशरफ गनी की बात कर रहे हैं? अशरफ गनी ऐसे छोड़ के भाग जाता बगैर अमेरिका कहे हुए। जी, अमेरिका से आखिरी बात उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा छोड़ के भाग जाओ। अब वो बाहर के बगैर जा नहीं सकता था, ये बता दूँ। अब उसमें उनकी चाल ये थी कि हम तालिबान को सरप्राइज़ दें और तालिबान को एकदम से झटका दें और मुसीबत में डाल दें। अब जो हमला हुआ है तुर्कमेन पर, वो भी जो दाइश के जो इंडियन एजेंट है उन्होंने किया जी। अब इसके अब वो पकड़ा भी गया, वो उसकी सारी निशानदेही होगी ना जिसने जो खुदकुश हमला किया, वो इंडियन है। और इंडिया के अंदर 5 दाइश के अड्डे हैं, अब भी काम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में आपके क्या चाहते हैं? अब अमेरिका को चाहिए कि इंडिया की तरफ मुतवज्जो हो, नहीं इंडिया की तरफ नहीं, हमला करें ना दाइश के पे। देखो सिस्टम बिल्कुल सही जा रहा है जी। अभी अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा काम हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है, वो ये हुआ है कि उनकी ये बॉलीवुड की फिल्मों ने उनको सबको हीरो बना दिया है। वो एक आदमी जो है 200 आदमियों पर भारी होता है जी, हर एक को पिटाई करता है। वो सारी दुनिया का जो है एक किस्म का वो सुपरमैन है, वो सुपरमैन बने हुए हैं। हर आदमी वहाँ का सुपरमैन बना हुआ है, लेकिन सब सिर्फ हवा में लड़ने वाला बना हुआ है। जी। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्ट्राइक। एक ये बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो इतने मुर्दार नहीं बने भाई। अगर वो तुम्हें मारने आ रहे हैं तो तुम भी लड़ के मरो, तो एक को तुम भी मारो।
तो ये फिर अगर इनका एक भी मरेगा तो फिर लड़ना मारना छोड़ देंगे। ये इनका एक भी मरा तो आपके 100 के बराबर होगा वो। तो आप बजाय इसके कि इनके सामने सर झुकाए खड़े हो जाते हो, बीवी का नकाब खोल रहे हो, उसके बाद आपने निकाला इतना बार धड़ से एक को मार दिया, खुद भी मर गए, उनको भी मार दिया, चलो खत्म किस्सा कहानी। तो बहरहाल मेरे साहब ये जो नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जीने का तरीका ये नहीं है, मुसलमान का ये तरीका नहीं है कि इस तरह से सर झुका के मिन करके जिए। आपको मर्दानगी से जीना चाहिए। अच्छा, ये आप नस्ल टावर की बात ये है ये कि जरा देखिए समेट बात दें, ये है कि इसको समेट देना कि ये जो मामला है तालिबान का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तालिबान का मतलब दुरुस्त है और तालिबान को पैसे देने चाहिए अमेरिका को। बिल्कुल, जो उनके पैसे हैं उनको देने चाहिए। आप अपनी जो है जो बदमाशी करते हैं अपने गुलाम बनाने की, वो आपके गुलाम जब ना पहले रहे ना अब रहेंगे, और वो जिएंगे फिर भी। देख लेना, कोई भी तुम्हें, मैंने जो कल कहा था कि सिर्फ एक ऐलान की ज़रूरत है, कराची से इतना सामान खुराक जाएगा कि वो पूरे अफगानिस्तान के लिए काफ़ी होगा जी। तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है किसी की इमदाद की जरूरत है नहीं। तो सब आ जाए। ये नस्ला टावर के बाद और भी टावर की बात यह है कि जिसने भी कहा, हम ये बात कहना चाहते हैं, एक तो ये बड़ी खुशी की बात है कि COD जो हमारे रोड के करीब है, यहाँ पर सिनेमा हॉल और शादी हाल सब बंद कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत नहीं, बंद नहीं किया अभी, लेकिन इनको चेक करना होगा। तो चेक करो, ये रोड पर है, नहीं रोड पे कर दिया, मेन रोड पर बनाए गए, बनानी चाहिए। और तंग होगी, ट्रैफिक जाम होता है, बिल्कुल ठीक है, शदीद ट्रैफिक जाम बहुत गलत बात है इनको बल्कि ये नहीं काम नहीं करना चाहिए, इसे तौबा करनी चाहिए। दूसरी बात ये नस्ल टावर है, नस्ल टावर के अलावा ये जो आपके MQM के जितने भी जो MQM का फिनामिना है वो पूरा काला दौर है, हमारा सियाह दौर है जी, जिसमें आप उसके बाद में भी जो उनकी पैदाइश है, उनके जो बचे खुजे हुए लोग हैं, वो अब 40 गज के ऊपर जो है वो 6 मंजिला इमारतें बना रहे हैं जो गिरेंगे किस दिन जी। उन्हें आपका इंतज़ाम कर गए हैं आइंदा 10 सालों का कि आइंदा 10 सालों तक ये मरते रहें, मैंने महाजिर उर्दू स्पीकिंग जो है मरते रहें, तबाह होते रहें। तो हमें ये कहना है कि वो जो आज अल्ताफ़ हुसैन जो है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि ताकि वो महाजिरों से बदला ले, उर्दू स्पीकिंग को से महाजिरों से इसलिए बदला ले कि इंडिया माता को तोड़ के क्यों आए वो जी। तो बहरहाल मेरे साहब एक जो सिलसिला है ना पूरे शहर में इमारतों का, वो बहुत सारी जगहों पे इनकी क्या यानी कितनी रिटायरमेंट का वक्त है? अभी तो वक्त है, लेकिन जितना भी है आगे अगर नहीं हुआ तो फिर ये काम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये उस वक्त तक कर देना इतनी तेजी के साथ, जैसे जुमला कहा उन्होंने बम से उड़ा दो, सब उड़ा दो। नहीं उड़ा दे, लेकिन नस्ला टावर की परमिशन देने वाला, उसको NOC देने वाला, वो सबको पकड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि सिंध हुकूमत को पकड़े ना जी, सिंध हुकूमत के पैसे को कहेंगे इनको पैसे दें। नहीं, उनको पैसे तो दें, पैसे तो वो दे देंगे सरकार के, वो तो आवाम के पैसे हैं भाई, आवाम के वो आवाम के पैसे नहीं है, वो जरदारी के पैसे हैं, जरदारी ले जाता है। नहीं, मैंने आपको एक किस्सा सुनाया जी कि एक जो बेचारा गरीब था, हनीफ जो नाम था उसका, वो अब MP भी है, वो उसको कहा गया, वो सेक्रेटरी था इसका लोकल बॉडीज़ का, कि साहब आप जो ये फायर फाइटिंग की जो वो ख़रीद रहे हैं वो 3.5 अरब रुपए का बन रहा है। उनका डायरेक्ट फ़ोन आया साहब बहादुर का कि साहब 3.5 को 7 अरब कर दो, 3.5 अरब मुझे दे दो। तो उसने कहा मैं नहीं कर सकता, उसे निकाल दिया दूसरे दिन। फिर वो एक खातून आई रिजवी साहबा, उनके बाद मैं पहुँच गया। मैंने कहा जी ये जो अब गपशप करके बातें करके, एक तो उसने वो जुल्म ये किया हुआ था कि वो उसने ऐसा वो इंजेक्शन लगाया जैसे वो बहुत गोरी हो गई थी। तो मैंने उसे कहा कि आपने इंजेक्शन लगवाया, तो उससे वो थोड़ी दबी, और फिर इसके बाद में वो मैंने कहा कि ये जो जरदारी साहब पैसे मांगे तुम दे दोगी, वो छुट्टी लेके चलेगी। फिर तीसरा आदमी आ गया, उसने दे दी। तो अब जब ये हालत हो तो वो जब आप कह रहे हो ख़जाना, वो ख़जाना तो आवाम कह रहे हो, जरदारी साहब अपनी गोद में ले जा रहे हैं, तो उसको खजाने से निकालने में क्या आपको तकलीफ है? साहब की जायदाद जब्त करनी चाहिए ना कोर्ट नहीं को। तो अभी देखिए ना जो प्रोसेस जा रहा है, पहले तो इस प्रोसेस को जहाँ से वो जड़ से पकड़ रहे हैं जी। भाई नस्ल टावर को गिराना एक बड़ी बात है, एक सिम्बॉलिकली आप एक बुत को, सोमनाथ के बुत को गिरा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बुत हैं हाँ, तो फिर वो गिराए ना उनको। वहाँ तो 17 ही थे, यहाँ वो भी नहीं है। अभी जो बिलावल हाउस जो है बताते खुद ना जायज़ है, और बिलावल हाउस के सामने वाला जो हिस्सा है वो ना जायज़ है, वहाँ भी चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेना जी। और ऐसे ही कैंटोनमेंट के इलाके हैं जहाँ उन्होंने कमर्शियल। भाई कैंटोनमेंट की बात अभी आप छोड़ देना, पहले तो इधर आ जाना। कैंटोनमेंट के तो आसान काम है, फौज से कहेंगे रोक देगी, बस कोई मसला थोड़ी है, वो तो हम ही रोक देंगे। जब ये सिनेमा बन रहा था तो उनको रोकना चाहिए था। भाई तो जब आप सब लोग आप कर रहे हो तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। जब आप वो दुनिया रुक जाएगी तो वो तो सबसे पहले रुक जाएंगे, हुक्म किताबेदार है। चलो ठीक है, तो एक हुक्म होगा, एक चीफ साहब से कहना होगा कि साहब ये बंद करें, आप हम आपकी बदनामी हो रही है, वो रुक जाएंगे जी। इतना ही काफ़ी है।
ठीक है, बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।